बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय है कर्म। कर्म क्या है, आपको इस पर मनन करना है। नाम तो सभी ने सुना होगा, सोचते बहुत कम है। क्यों है, कैसे है, किसका है ये कर्म और क्या ये सत्य है, इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं जनमानस में। इन 9 प्रश्नों पर मनन करें, उसको संक्षेप में लिखें और मुझे भेजें। पिछला विषय था जगत, जो काफ़ी सरल विषय है। हर बार की तरह पवन कुमार का बहुत विस्तार में लेख आया है। इन्होंने जगत को परिभाषित किया है वस्तुओं का संग्रह या फिर सरल नाद रचनाओं का स्वयं संगठित स्तरीय रूप, या फिर चित्त की एक अवधारणा है, अस्तित्व का रूप है। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन्होंने लिखा है जगत का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यदि कोई कारण होगा तो वो चित्त निर्मित ही होगा। तो जैसे किसी भी रचना का कोई कारण नहीं है अस्तित्व में, जगत का भी कोई कारण नहीं। इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे सूर्य हमें रोशनी देने के लिए प्रकट नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। और भी इन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं। जगत कैसे प्रकट हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि नाद रचनाओं की अवधारणा का वो सहारा ले रहे हैं यहाँ पर, जो कि सभी जगह है, सर्वव्यापी है और अस्तित्व में ये है क्योंकि सब कुछ प्रकट होने की संभावना इसमें है। जैसे कोरे पन्ने पर कोई भी चित्र बनाने की संभावना है, और ये संभावनाएं नाद रचनाओं के रूप में स्वयं संगठित होकर तरह तरह के रूप लेती हैं। और स्थूल जगत भी उन रूपों में एक रूप है। यहाँ ये संगठन और विघटनकारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ये जगत है। जगत कब से है, तो इन्होंने लिखा है कि जगत अनादि काल से है। या फिर इन्होंने लिखा है कि क्योंकि ये परिवर्तनशील है तो करोड़ों अरबों बार बनता बिगड़ता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इस बात में भी काफ़ी सत्य है, क्योंकि जो जगत हम यहाँ देखते हैं आंखों के सामने, वो हमेशा नहीं था, हमेशा बदलता रहता है। जगत कहाँ है, तो इन्होंने लिखा है कि जगत व्यक्ति की स्मृति और कल्पनाओं में है। स्थान की अवधारणा मनोकल्पित है। जगत का कोई स्थान नहीं है, जगत अवधारणा में है, अज्ञान में, भ्रम में है। जगत कौन है, तो इन्होंने लिखा है कि जगत व्यक्तिक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जगत है। ये बहुत रोचक बात इन्होंने लिखी है कि जगत हमें लगता है कि वस्तुनिष्ठ है, एक ही है, सब लोग एक ही जगत देख रहे हैं, लेकिन हमारा अप्रोक्ष अनुभव ये है कि सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, जो बहुत रोचक उत्तर है। और जैसा कि मैंने कहा है कि इन माया से संबंधित विषयों में मतभेद होता है और हम इतनी चिंता नहीं करते कि कौन उसको किस रूप में देखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा उत्तर है। यदि कोई कहना चाहे कि जगत व्यक्तिक नहीं है, वस्तुनिष्ठ है, सबको एक ही दिखाई देता है, तो वो उनका मत है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। दृष्टिकोण अलग अलग हैं, बस। कितने जगत हैं, जगत अनेक हैं, क्योंकि व्यक्तिक है तो अलग अलग होंगे। सभी जीवों के, जंतुओं के लिए एक एक जगत होंगे। तो ये भी बड़ा रोचक है। मान्यता क्या है, साधारण जनता का जगत जागृत अवस्था के अंतर्गत होने वाले अनुभवों का जगत है, और अज्ञान के कारण इसे पदार्थ से बना हुआ, वस्तुओं से बना हुआ मान लिया जाता है। आम आदमी का मानना है कि जगत सत्य है और जो स्वप्न में दिखाई देता है वो झूठ है। दर्शनों में इसको असत्य कहा गया है। और काफ़ी मतभेद है, ऐसा उन्होंने लिखा है। जगत सत्य है या असत्य, तो इन्होंने लिखा है जगत असत्य है। अविवेक के लिए जगत सत्य है, जबकि गुरुजनों ने इस जगत को सर्वथा सत्य कहा है, जो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सभी उत्तर बहुत ही अच्छे थे। कोई बहुत बड़ी गलती मुझे दिखाई नहीं दी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी, वो है जगत चित्त निर्मित है और चित्त की ही एक परत है। चित्त अलग, जगत अलग, ऐसा नहीं है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि चित्त की अवधारणा है। अवधारणा और चित्त की परत में भेद समझें, इसके बारे में थोड़ा मनन करें। सापेक्ष रूप से अवधारणा का कोई सत्य नहीं होता, वो सोचने का एक औजार है। मतलब जिस तरह से हम कुछ औजार उपयोग करके कोई काम निकाल लेते हैं, अवधारणाएं, मान्यताएं इस तरह के मानसिक औजार हैं, उपाय हैं, मानसिक उपाय हैं, जिससे कि सोचना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। ये अवधारणा है। और चित्त की परत सापेक्ष रूप से दिखाई देती है, हमें सामने है। हम सोचे या ना सोचे उसके बारे में वो है, एक स्थायी
अनुभव है, स्थायी भ्रम है, जाता नहीं। तो ऐसा क्यों है, ये चित्त की परत क्यों है, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार में बताया पहले से। दूसरा एक उत्तर हो सकता था कब प्रश्न का, कि जो वेदांत में, अद्वैत में बहुत दिखाई देता है, सभी लोग दोहराते हैं, उसको समझता कोई नहीं है मुझे लगता है। वो ये है कि जगत तब से है जब से हम पैदा हुए हैं, उसके पहले जगत नहीं होता। जब से जागृति आई है तब से जगत आया है। तो अद्वैत में ये मान्यता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, जगत उसके साथ जन्मता है। इसके बारे में सोचें। जबकि जो भौतिकवादी दर्शन है वो ये कहते हैं जगत पहले से है, हमारे आने जाने से इसको कुछ होता नहीं है। ये दो बहुत परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं, उसमें से कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है, इस बारे में वर्णन करेंगे। बड़ा रोचक रहेगा जानना। अंत में देखें तो वो सब असत्य है, दो सभी असत्य हैं, सभी मान्यताएं ही हैं, कोई जानता नहीं इस बारे में। माया को कोई नहीं जानता। संदीप का भी लेख आया है, इन्होंने इस तरह से परिभाषित किया है कि जगत का अनुभव व्यक्ति की भौतिक इंद्रिय जनित अनुभूति मात्र है। बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। जो इंद्रियों से अनुभव होता है उसको हम वस्तुओं का अनुभव या फिर जगत का अनुभव कह देते हैं। और इसमें सब पशु पक्षी और नाते संबंधी और लोग सब कुछ आ जाता है, कोई पदार्थ नहीं है। और जगत सरल नाद रचनाएं हैं, और नाद रचनाएं इंद्रियों की नाद रचना से प्रतिक्रिया करती हैं तो एक अनुभव उत्पन्न होता है। तो इनकी समझ बहुत अच्छी है जगत के बारे में, आप देख सकते हैं उनको पूरी सारी प्रक्रिया का ज्ञान हो गया है। इंद्रियां नहीं तो जगत नहीं। इसीलिए ये लोगों ने मान्यता बनाई है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, इंद्रियां सक्रिय होती हैं, तब जगत का जन्म होता है। इस तरह से भी परिभाषा की है लोगों ने जगत की। तो बहुत विस्तार में संदीप ने लिखा है कि जगत का अनुभव कैसे होता है। बहुत अच्छी बात है ये। और ये जगत अस्तित्व स्वयं है जो परिवर्तित हो रहा है। तो अंत में सभी अस्तित्व ही हैं। अंत में जगत भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही अस्तित्व हूँ। जगत भी मेरा ही रूप है असत्य, लेकिन जैसे पानी की लहरें पानी का ही रूप है, वैसे जगत भी मेरा ही रूप है। इसमें उठने गिरने वाली तरंगे मात्र हैं। अनुभवकर्ता के दृष्टिपटल पर जागृत अवस्था में जो अनुभव होते हैं उनको जगत कहते हैं। इन्होंने कहा, प्रश्न का उत्तर बड़ा रोचक दिया है कि व्यक्ति की जागृत अवस्था है तो जगत है, नहीं तो नहीं है। जहाँ भी जागृत अवस्था होगी वहीं जगत प्रकट होगा, जो बहुत रोचक है। मैंने कहा जैसे मतभेद हो सकता है, इसमें अपना अपना सोच हो सकती है सबकी। तो पवन ने कहा था इसका तो कोई स्थान नहीं है, जगत अनंत काल से है, लेकिन व्यक्ति का जगत उसके जन्म से शुरू होता है। देखिए उन्होंने भी वही कहा जो मैं जिसके बारे में कह रहा था। तो ये बहुत अच्छा एक उत्तर है जो बहुत जगह बहुत शास्त्रों में भी मिलता है। व्यक्ति के जन्म के पहले क्या था, क्या जगत था या नहीं था, इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो संपूर्ण जगत प्रकट होता है वहाँ पर, और सारा खेल खेला जाता है वहाँ स्वप्न में। थोड़ी देर चलता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। जब आप उठते हैं तो क्या पहले जगत था आपके सोने के पहले, और क्या आप जगत चला गया? ये उदाहरण यदि आप समझ जाएं तो आप इस जगत को भी समझ जाएंगे। न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। बीच में क्या है? बीच में भी कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न बीच में भी नहीं होता, वो भी मिथ्या है, वैसे ही व्यक्ति के जन्म के पहले भी नहीं था जगत, बाद में भी नहीं होगा, बीच में भी नहीं है, स्वप्न है। तो ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। देखिए सब जगत को सत्य मान के बैठे हैं, डरते बहुत हैं इससे, वो इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। जगत कैसे है? इन्होंने लिखा है कि नाद रचनाओं से प्रकट हुआ है, जो मुझे आशा है कि सभी लोगों को पता चल गया होगा जो भी बोधि वार्ता देखते हैं। बड़ी जटिल प्रक्रिया है किंतु ये नाद रचना है केवल, जगत व्यक्ति नहीं है। इन्होंने लिखा है संपूर्ण अस्तित्व है। यहाँ पर मुझे कुछ गलती दिखी कि ये संपूर्ण नहीं है अस्तित्व, जगत केवल जागृत अवस्था के अनुभव है। संपूर्ण अस्तित्व बहुत बड़ा है, संपूर्ण अनुभव बहुत बड़े अनंत है। वैसे जगत भी लगता है अनंत है, क्योंकि पता नहीं उसके कब से शुरू हुआ, कब से, लेकिन मिथ्या है। जगत कितने हैं? संपूर्ण अस्तित्व एक ही है तो जगत कितने हैं? प्रश्न ठीक नहीं है। ये उत्तर ठीक है। मुझे लगता है कि हम गिनती करने जाएं तो एक ही दिखाई देता है, क्योंकि एक ही जागृत अवस्था है। यदि मैं कहूँ इधर भी एक जगत है उधर भी एक जगत है, तो उसको हम जगत नहीं कहते, फिर उसको लोक कहते हैं। जो चित्त की अवस्था बदलती है तो जगत बदलते हैं, किंतु हम उसे फिर जगत नहीं कहते। जगत असत्य है, इन्होंने लिखा है, माया का भाग है, और इसका कोई कारण नहीं है। मान्यताओं के बारे में इन्होंने लिखा है कि व्यक्ति जगत को एक घर मान बैठा है। मेरा गांव, मेरा देश, मेरा शहर, मेरा घर, मेरे संबंधी, ये सब इस स्वप्न को अपना मान बैठा है।
जो कि स्वाभाविक है। हम स्वप्न में जाते हैं तो चेतना का संपूर्ण अभाव होता है, वहाँ जो भी दिखाई देता है हम अपना, मेरा, तेरा ऐसा मान बैठते हैं। तो एक आम व्यक्ति जो साधक नहीं है, जिसकी चेतना शून्य है, सो रहा है यहाँ पर जगत में, जगत का स्वप्न देख रहा है। जब तक आप नींद में हैं जगत है, जाग जाएंगे तो जगत नहीं रहेगा, ये स्वप्न टूट जाएगा, ये माया समाप्त हो जाएगी। तो जब तक नींद चल रही है मज़ा उठाएं जगत का, देखें क्या हो रहा है। एक दिन आपका जागरण होगा, तब टूट जाएगा ये स्वप्न। जगत कहीं नहीं जाता, बस उसकी मिथ्या सामने आ जाती है, उसका असत्य दिख पड़ता है, और इसका प्रभाव ये होता है मनुष्य पर कि अनासक्ति हो जाती है, विरक्ति हो जाती है जगत से। जैसे ही ये असत्य पता लगता है, जगत से मुक्ति हो जाती है, अगली बार जन्म नहीं होगा उस व्यक्ति का, उस जीव का। तो इसमें अब मेरे कहने का कुछ अच्छा बचा नहीं है। ये दोनों ही उत्तर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने मनन किया है दोनों ने। तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही सुझाव दूंगा कि जो बड़ा चित्र है देखने का प्रयास करें। जगत को अलग से, शरीर को अलग से और मन को अलग से ऐसा न देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसा देखते हैं, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि जगत चित्त निर्मित है, स्वप्न की तरह है। ये जानना आवश्यक है कि ये चित्त की परत है जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। क्योंकि जनता की ये मान्यता है और बहुत से साधकों की भी ये मान्यता है कि जगत पहले से है, मैं इसमें आ गया। क्योंकि यहाँ पर एक इतिहास दिखाई देता है, ऐसा लगता है बड़ा प्राचीन है ये, पुराने घर और मंदिर और खंडहर, किले दिखाई देते हैं आपको। एक इतिहास भी पढ़ाया जाता है और आपको यही बताया जाता है कि तुम बाद में आए, ये पहले जगत था। इसका क्या कारण है ये जानने का प्रयास करें। मैंने माया की श्रृंखला में बताने का प्रयास किया है कि ये बहुत बड़ी मिथ्या है, कठिन है थोड़ा जानना। बहुत बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि है क्या ये जगत की माया। क्योंकि हमने बहुत चर्चा पहले कर रखी है, तो मैं आपको दोबारा से दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर, केवल यही कहूँगा कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे अभी तक वो सब देख लें, और जिन्होंने देखे हैं एक और बार देखें, नई दृष्टि से देखें, इस बार मनन की दृष्टि से देखें। क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो श्रवण की दृष्टि से सुनते हैं कि देख लूँ, मैं जान लूँ, सुन लूँ क्या कहा गया है। हम उसके बारे में बैठकर सोचते नहीं हैं। तो जगत के बारे में ये जानना आवश्यक नहीं है कि किसका है, कब बन गया, क्यों बन गया। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जितना कि ये क्या है, मेरा संबंध क्या है जगत से, ये जानना आवश्यक है, ताकि उसका सत्य आपको संपूर्ण रूप से देख सके, ताकि अनासक्ति हो, विरक्ति हो जाए और बंधन इस जगत का टूट जाए। ये तभी होगा जब आप जगत की माया को जान पाएंगे। संकेत दिए गए हैं आपको, बहुत अच्छे उत्तर यहाँ पर आए हैं। अब आपको ये स्वयं जानना है, इसका सत्यापन करना है कि क्या ये सच है जो ये कहा गया है जगत के बारे में, या ये मनगढ़ंत है। ऐसा तो नहीं कि जगत सत्य है और मैं, ये चित्त, ये चैतन्य, ये सब असत्य है, ये मनगढ़ंत है। क्या उल्टा तो नहीं है जो यहाँ बताया गया है अध्यात्म के नाम पर। तो आपको ज़रा अंधविश्वास से भी बचना है कि हाँ इन्होंने कहा है तो होगा माया, ऐसा नहीं सोचना है। तार्किक आपके लिए होना चाहिए वो जो कहा गया है, आपका अपना सत्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जगत का मनन समाप्त करता हूँ और अगला विषय जो कठिन है, कर्म का विषय, वो आपको देता हूँ। कर्म के बारे में मनन करें। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद।